हाय फ्रेंड्स, हेलो। आपका रीट एग्ज़ाम साइकोलॉजी क्लासेस विद इजी वे में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अभी रीट एग्ज़ाम साइकोलॉजी विद इजी वे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जो स्वर होते हैं उनको 5 प्रकार से बांटा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, तो 5 प्रकार से किया गया। और किस आधार पर किया गया वो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले उच्चारण अवधि के आधार पर, फिर ओष्ठाकृति के आधार पर, फिर जीवा के आधार पर मतलब जीभ के आधार पर, फिर मुख की जो आकृति होती है उसके आधार पर, फिर नासिका या उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले उच्चारण अवधि के आधार पर 2 प्रकार से, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। फिर जो ओष्ठ आकृति होती है मतलब होठों की जो आकृति होती है बोलने पर, उसके आधार पर वर्ताकार या अवर्ताकार होती है। फिर जीवा के आधार पर एक तो अग्र स्वर मतलब जो आगे से बोले जाते हो, जो मध्य स्वर होते हैं वो बीच वाली जगह से बोले जाते हैं, जो पश्च स्वर होते हैं वो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। जो मुखाकृति होती है उसमें 4 प्रकार से बांटा गया, सवर्त, अर्धसवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। अपन आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो नासिका है उसको निम्नुनासिक और अनुनासिक के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले उच्चारण अवधि के आधार पर पहला पढ़ते हैं हम लघु स्वर। देखिए लघु स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं, ए, ई, उ और री आते हैं। और इन्हें मूल स्वर या ऋस्व स्वर भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लघु स्वर या मूल स्वर या ऋस्व स्वर किनको बोलते हैं और कितने होते हैं, ये 4 होते हैं फ्रेंड्स। आगे है दीर्घ स्वर, इनको गुरु स्वर भी बोलते हैं और संधि स्वर भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। इसके अंदर जो ये लास्ट वाले हैं वो मतलब जो मूल स्वर होते हैं उनसे मिलकर के ही बने होते हैं, इसी कारण इनको संधि स्वर बोला जाता है। और कई कई जगह तीसरा प्रकार भी दे रखा है, प्लुत स्वर, जिसमें ओम की ध्वनि बोलते हैं ओम, तो इसके लिए प्लुत का स्वर ये यूज में लिया जाता है। प्लुत स्वर में जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट है, साथियों याद रखना है आपको। फिर आगे है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार। वर्ताकार क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वर्त के समान गोल हो जाती है, वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो आप फ्रेंड्स इनको बोल के दे सकते हो, जैसे कि उ, ओ, औ। अपन बोलते तो अपने होठों की आकृति गोल हो जाती है, तो ये वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवर्ताकार स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वर्त के समान गोल न होकर फैले हुए रहते हैं। तो वो कौन कौन से, ए, आ, ई, री, ए, ऐ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा प्रकार आता है जीवा के आधार मतलब जीभ के आधार पर। जो अग्र स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग सक्रिय रहता है। जो आगे का जीभ का भाग होता है वो इसके अंदर सक्रिय रहता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ई, ए, ऐ। मुख्य रूप से 4 ही आते हैं। अगर री के बारे में पूछ ले तो री भी अग्र स्वर ही कहलाती है। उसके बाद आते हैं मध्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है मध्य स्वर कहलाते हैं। और इसके अंदर ओनली ऐ आएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है पश्च स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ है, उ, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपके आ जाता है मुखाकृति के आधार पर, जो मुख्य आकृति होती है उसके आधार पर। इसके आधार पर कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार बताए थे, सवर्त स्वर, अर्धसवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त। तो सवर्त स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वर्त के समान बंद सा रहता है या सबसे कम खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं, सवर्त स्वर। मतलब इसके अंदर या तो मुख बंद सा रहेगा या थोड़ा बहुत खुला रहेगा। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, ई, उ। और री भी अगर पूछे तो ये भी सवर्त स्वर में आएगा। उसके बाद है अर्धसवर्त, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख स्वर्त स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है फ्रेंड्स, तो वो कौन सा होगा, अर्धसवर्त। और उसके अंदर ए और ओ आता है। उसके बाद में विवर्त स्वर, विवर्त का अर्थ होता है खुला हुआ वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक
खुला रहता है तो वो कौन से स्वर होते हैं, विवर्त स्वर। जैसे आ बोलते हैं तो आ बोलने पर अपने मुख को देखो कि सबसे ज़्यादा खुल रहा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आ बोलने पर मुख अपना सबसे ज़्यादा खुलता है, तो वो कौन सा स्वर होगा, विवर्त स्वर। उसके आगे अर्धविवर्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख अर्ध स्वरों की तुलना में तो ज़्यादा और विवर्त स्वरों की तुलना में आधा से खुला रहता है, अर्धविवर्त कहलाते हैं। इसके अंदर आते हैं ए, आई और ओ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नासिका के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के, निनुनासिक और अनुनासिक। निनुनासिक कौन से स्वर होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी होती है, निनुनासिक। मतलब जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ मुख से उच्चारित की जाती है ध्वनियाँ, तो कौन से स्वर होते हैं, निनुनासिक। और इसके अंदर सभी स्वर आते हैं। इसके आगे है अनुनासिक। अनुनासिक में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख और नासिका मतलब मुख और नाक दोनों का यूज़ किया जाता है, वो अनुनासिक कहलाएगा। और इसके अंदर जो है मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती है। और इसके अंदर जो स्वर होते हैं उसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु का अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, ऊ, री, ऐ, ओए, ओ, ठीक है, ये अनुनासिक होगा। जैसे गांव में ईंट से ऊँट की आँख फोड़ी फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। फिर पढ़ते हैं अपन व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। और व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी है, 33। इसके अंदर भी 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं या वर्गीय व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, मतलब कवर्ग से लेकर के म तक जो है होगा वो 25 होगा। इसके अंदर एक तो क वर्ग आ जाएगा, एक च वर्ग आ जाएगा, एक ट वर्ग आ जाएगा, एक प वर्ग आ जाएगा और एक त वर्ग आ जाएगा। तो इसमें 5 जो वर्ग है वो 5 वर्ग आएंगे। इसमें 5-5 वर्ण होते हैं तो 25 टोटल हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें य, र, ल, व, ये 4 प्रकार के व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद में उसमें या संघर्ष व्यंजन, संघर्षी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए ये कौन से होंगे, संघर्षी। इसमें श, श, है आएंगे। ये कितने होते हैं, 4। तो इस प्रकार टोटल मिला करके कितने हो गए, 33। और अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 44। स्वर 11 हो जाएंगे और 33 व्यंजन हो जाएंगे। इस प्रकार मिलाकर कितने हो जाएंगे, 44 फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में पूछे आपको तो 33 होती है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 52 कैसे होती है, स्वर हो जाएंगे 11 तो व्यंजन 33 जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। तो उसके बाद में जो अयोग वाह्य वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए और अंग होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं वो भी 2 प्रकार से होते हैं, ढ और ड, जिसके नीचे साइड में नुक्ता लगा हुआ होता है। संयुक्त वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, तो एक क्ष होता है, एक त्र होता है, एक ज्ञ होता है और एक श्री होता है। फ्रेंड्स जो क्ष होता है वो क और स से मिलकर के बना होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो त्र होता है वो त और प्लस र से मिलकर के बना हुआ होता है। जो ज्ञ होता है वो ज और इ से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो श्री है वो श और र से मिलकर के बना होता है। आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाता है हालांकि, पर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 होती है। हिंदी की जो मानक लिपि देवनागरी लिपि है उसके अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण देखो, स्पर्श व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, नासिके, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक, संघर्षहीन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आगे अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो पहले आएगा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों को स्पर्श
किया जाता है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। जो अपने जो बोलने का अगर कोई सा भी अंग जो छूता है ना हवा को, तो वो जिसको स्पर्श करेगा उस प्रकार से वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 16। और उसके बाद है संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाए और वायु घर्षण के साथ बाहर निकले तो संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, श, श, श और है। इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंदर आते हैं च, छ, झ, ज। संघर्षी दूसरे होते हैं और स्पर्श दूसरे होते हैं, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते हैं, ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद आते हैं नासिकीय व्यंजन। इसके अंदर वे व्यंजन जिनमें हवा का प्रमुख अंश नासिका से निकलता है, नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें बोलने पर नासिका से हवा निकलती है वो कौन से व्यंजन होते हैं? नासिकीय व्यंजन। इसमें पंचम वर्ण आते हैं। हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा वो नासिकीय व्यंजन होगा। जैसे अण है, इ है, इणी है, न है और मैं कहलाता है फ्रेंड्स। इसके आगे है उत्सिप्त वर्ण। उत्सिप्त का क्या अर्थ होता है? फेंका हुआ, मतलब बोलने पर ऐसा लगता है कि जिसको फेंक दिया हो। अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है जिसे कि फेंक रही हो, कौन से व्यंजन कहलाएंगे? उत्सिप्त व्यंजन। और ये कौन कौन से? ड और ढ। इन्हें ताड़नजात, द्विगुण, द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ताड़नजात वर्ण कौन सा है, या द्विगुण व्यंजन कौन सा है, द्विपृष्ठ वर्ण कौन सा है। उसके बाद आता है प्रकंपित। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है प्रकंपित वर्ण कहलाते हैं। इसको लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, मतलब जिसको बोलने पर जीभ 2-3 बार अगर कंपन करती है तो वो प्रकंपित वर्ण होगा। इसके अंदर कौन सा वर्ण आएगा? र वर्ण आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना है। पार्श्विक। पार्श्व का अर्थ पास या बगल, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़े को छूती है, अर्थात हवा जीवा के अगल बगल से निकल जाती है, उस वो व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन। ये कौन सा है? ल जो ध्वनि होती है वो इसी प्रकार से निकलती है फ्रेंड्स, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद है संघर्षहीन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, अर्थात स्वरों से मिलता जुलता योग होता है, वो कौन से होते हैं? संघर्षहीन, मतलब जिसको कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ता बोलने में। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये और वह, इनको अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वरों में किसी जो सहायता नहीं लेनी पड़ती, बिना किसी सहायता से जो ध्वनियाँ उच्चारित हो जाती है वो स्वर होती है। तो इसमें भी है ना इतनी सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी तो ये संघर्षहीन बोला गया है। आगे है फ्रेंड्स स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण है वो आपका होगा 2 प्रकार से होगा, अघोष और सघोष फ्रेंड्स। घोष, अघोष का मतलब क्या होता है? घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद या कंपन, मतलब जिसको बोलने में गूंज होती हो, नाद होता हो, कंपन होता, वो कौन सा होता है? अघोष वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन पैदा नहीं होती हो वो वर्ण तो कहलाते। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। अघोष, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने वाले है थोड़े से नाम। जो अघोष होता है उसके अंदर गूंज, नाद, कंपन नहीं होती है, और जो सघोष होते हैं उसमें गूंज, नाद, कंपन होती है फ्रेंड्स। इसके अंदर आएगा आपका वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा वो अघोष के अंदर आएगा, और इसके अलावा जो स, श, स है वो इसके अंदर आएगा। टोटल मिलाकर के 13 ध्वनियाँ जो है वो अघोष की होगी फ्रेंड्स। उसके बाद में जो सघोष है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न होता है सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अंदर जो वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है वो आएगा, और इसके अलावा ये, र, ल, व है और सभी जो स्वर आएंगे वो भी सघोष के अंदर आएंगे फ्रेंड्स। तो ये टोटल मिलाकर जो है 31 वर्ण होते हैं। उसके बाद है श्वास प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होते वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वो अल्प प्राण नाम से पता चला। अल्प प्राण, अल्प वायु बाहर निकलती है। इसके अंदर वर्ग का पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण है, और उसके अलावा य, र, ल, व और जो सभी स्वर है वो आएंगे फ्रेंड्स। ये टोटल मिलाकर के जो ध्वनियाँ होती है वो 30 होगी। अगला है जो आपका महाप्राण। जो महाप्राण है वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक
मात्रा में वायु बाहर निकलती है वो कौन सी होगी, महाप्राण। इसके अंदर वर्ग का दूसरा, चौथा और है, स, श, श जो है वो इसके अंदर आएंगे और ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 14 फ्रेंड्स। अब आगे जो आपका टॉपिक होगा वो उच्चारण स्थान होगा और वो अपन अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।